जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के लेसन 1 के पार्ट 1 वाले चैप्टर में। पार्ट 1 वाले चैप्टर में हम लोग जान चुके हैं, फिजिक्स के आधा टॉपिक हम लोग समझ चुके हैं। अब बाकी के टॉपिक को समझने के लिए हम पार्ट 2 को देखेंगे, और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं जा करके चैनल पे वीडियो देखेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं लाइट के बारे में, काफ़ी बढ़िया से लाइट का नेचर हम लोग कल जान चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ते हैं बाबू, अभी प्रकाश के अनुसार माध्यम कितने प्रकार का होता है। प्रकाश के अनुसार माध्यम कितने प्रकार का होता है। तो मेरे दोस्त, प्रकाश के अनुसार जो हमारा माध्यम होता है, माध्यम का दो प्रकार होता है। माध्यम का दो प्रकार होता है। एक माध्यम होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम कहते किसे हैं। तो जब किसी माध्यम का घनत्व उच्च हो, उच्च हो, यानी कि माध्यम में माध्य कणों की उपस्थिति अधिक होती है, तब उसे सघन माध्यम कहते हैं। और माध्यम की सघनता, और जो माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा, उस माध्यम में प्रकाश का चाल उतना ही कम होता है। और जिस माध्यम में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और कण कम उपस्थित होते हैं, तब वैसे माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। और जितने भी विरल माध्यम होते हैं उनमें प्रकाश का चाल क्या होता है, अधिक होता है। विरल में प्रकाश का चाल अधिक होगा और सघन में प्रकाश का चाल कम होगा। तो इस प्रकार से प्रकाश के चाल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रकाश के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन और दूसरा विरल। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग को जानना है बाबू दर्पण। दर्पण कहते किसे हैं। काफी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है दर्पण का। दर्पण कहते किसे हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो जब किसी कांच के टुकड़े को, वैसा कांच का टुकड़ा जिसका एक सिरा परावर्तक तथा दूसरा सिरा कलई या रजतित हो, तब उस कांच के टुकड़े को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण का निर्माण बाबू हमेशा कांच से ही होता है। किसी भी कांच के टुकड़े को लेते हैं और उसके एक सिरे को कलई कर देते हैं या फिर पेंट कर देते हैं या फिर रंग देते हैं, ठीक है। जब कौनो शीशा के एक ओरे से रंग दिए, तो दूसर का सतह होकर अपने का बन जी हो, चमके लगी, चमके लगी। तो ये करा के कहल जाला बाबू परावर्तक। का कहल जाला, परावर्तक। यानी कि जब किसी कांच के टुकड़े का एक सिरा कलई या रजतित किया जाता है और दूसरा सिरा परावर्तक होता है, तब उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और बाबू इस कलई करने के लिए या फिर पेंट करने के लिए या तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट या पारा का यूज किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है। बाकी केमिस्ट्री में आप लोग को पारा के बारे में जानना है, और बेसिक में आप लोग समझ चुके हैं। पारा जिसका परमाणु संख्या 80 होता है और संकेत Hg होता है। एकमात्र ऐसा धातु जो कि धातु होते हुए भी कमरे के ताप पे द्रव के अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो दर्पण के निर्माण में कांच को कलई करने के लिए दो पदार्थ का उपयोग किया जाता है, या तो AgNO3 या फिर पारा का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जानते हैं दर्पण के प्रकार। अब देखिए अलग अलग प्रकार के दर्पण बाबू होते हैं, ठीक है। दर्पण के प्रकार को समझते हैं। तो देखिए हमारा दर्पण का प्रकार जो है, दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी समतल का रूप हो, किसी एक समतल का भाग हो, किसी एक समतल का रूप हो, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह
जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी एक समतल का भाग हो बाबू, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अगला हमारा है गोलीय दर्पण। अगला हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। चलिए थोड़ा सा हम इधर देखते हैं। अभी हम लोग जान रहे थे समतल दर्पण में जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक समतल का भाग हो, क्या बाबू? समतल का भाग हो, अर्थात किसी समतल का भाग हो, इस प्रकार की आकृति में जो भी दर्पण आपको दिखाई देता है, किसी एक समतल का भाग हो और दर्पण में सारा का सारा खेल किसका है बाबू? परावर्तक सतह का है। सारा का सारा खेल दर्पण में परावर्तक सतह का है। चित्र में आपको दिख रहा होगा ये एम एन, अगर इसको मान लिया जाए तो ये एक क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, चित्र में एम एन एक क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है, अगला हम लोग को जानना है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब जानते हैं हम लोग गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, कैसे गोला बाबू? खोखले गोले का भाग हो, खोखले गोले का भाग हो, क्या कहलाता है बाबू? गोलीय दर्पण कहलाता है। मेरे दोस्त गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का दो पार्ट, अवतल, उत्तल। अब देखो बबुआ हो, ई गोलीय दर्पण के भाग हो। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो और कोनो गोला, मान लीजिए कि ये एक गोला है, इसको अगर बीचों बीच हम क्या करते हैं? काट देते हैं। बीचों बीच अगर काट देते हैं और एक को अंदर से रंग देते हैं और एक को बाहर से रंग देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा क्या? जो दर्पण पर जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है वो बन जाएगा आपका अवतल। क्या बन जाएगा? अवतल। अव का मतलब क्या? अंदर, और तल का मतलब जिसका परावर्तक सतह का तल जो है अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल, और जिसके परावर्तक सतह का तल बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है मेरे दोस्त। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अगला है परवलयीय दर्पण। अगर दर्पण में बात करिएगा तो अगला हम लोग का होगा क्या? परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण। ठीक है, परवलयीय दर्पण। अब परवलयीय दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी परवलय के आकार का हो, तब इसे क्या कहते हैं? परवलयीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जब किसी दर्पण का परावर्तक सतह किसी परवलय के आकार का हो तब उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अगला हम लोग को जानना है क्या? प्रतिबिंब। तो चलिए मेरे दोस्त जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी निश्चित नियम का पालन करते हुए
मुड़ जाती है या फिर मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या फिर किसी अन्य बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, और जो कटान बिंदु प्राप्त होता है, जो कटान बिंदु प्राप्त होता है, उस कटान बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस कटान बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, तब उस कटान बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बाबू देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। बाबू प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविकता हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब कोई अपने बारे में सोची कि हम जूता से पिटाइम, कोई ना सोची, सब कोई सोची कि हम रसगुल्ले खाइम, ठीक बा। तो बबुआ वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही वास्तविक प्रतिबिंब जो है परावर्तक सतह के सामने प्राप्त होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तक सतह के पीछे प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी बताए हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। आदमी सोचेलन कि हम रसगुल्ला खाई, मिले लगेला जूता, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी टॉपिक बच गया है पार्ट थर्ड में हम काफी अच्छे से समाप्त करेंगे। और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।